चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज की क्लास के लिए आप लोग जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। पिछले क्लास में हम आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करवाए थे और आज भी 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है। तो 40 लीटर में आपका पानी भी है और दूध भी है। कह रहा है कि इसमें 10% पानी है। तो बाबू 10% पानी है तो इसमें कितना है, दूध कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब कितना पानी मिलाया जाए तो इस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं कि मिश्रण जो था 40 लीटर, तो 40 लीटर पहले था और मान लेते हैं कि उसमें बाद में जो है x लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो पहले मिश्रण था 40 लीटर और x लीटर अगर पानी मिलाया जा रहा है तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है बाबू, तो कहिएगा कि पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा पहले जितनी थी बाद में भी उतना ही रहेगा। तो पहले जितना मिल्क था बाद में भी उतना ही मिल्क रहेगा। तो मिल्क बराबर मिल्क यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पहले मिल्क कितना था, 40 लीटर में कह रहा है क्वेश्चन में कि 10% पानी था। तो 10% पानी था यानी कि 90% क्या था, उसमें मिल्क था। तो 40 का 90% मिल्क था पहले। और अब आपका मिश्रण हो गया 40 प्लस x, चूंकि x लीटर हमने पानी मिलाया तो बाद में मिश्रण में पानी की मात्रा हो जा रही है 20%, यानी दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, पहले जितना दूध था दूध की मात्रा पहले और बाद में भी दूध की मात्रा बराबर रहेगी चूंकि पानी मिलाया जा रहा है इसमें। अब देखिए इसमें जो काटने वाला रहेगा उसको कटाएंगे, जैसे 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 0 से 0 काट देते हैं इसको, तो 9 चौके 36, 360 बराबर क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, 320 और प्लस 8x। तो आगे क्या करेंगे कि 8x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में से आप 320 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 40 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40/8 यानी कि 5। यानी कि 5 लीटर जो है x का मात्रा आया, x का मान कितना आया, 5 आया। यानी कि बाद में कितना पानी ऐड किया गया है, तो कहिएगा कि 5 लीटर पानी ऐड किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग जल्दी से। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब जो है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में आपको बताए थे, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण का देखिए स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको a और x का जो कोएफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म c है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए द्विघात समीकरण है यानी x का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, तो आप कहोगे कि 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 मूल यानी कि 2 हल होगा, एक हल होगा अल्फा और एक हल होगा बीटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य हल कोई शून्य बोलते हैं, अल्फा और बीटा है तो इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम कहने का मतलब कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए द्विघात समीकरण यहां पे दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इजकल टू 0। तो देखिए यहां पे सम ऑफ रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस b/a, ठीक है, माइनस b/a यानी x का कोएफिशिएंट और का माइनस लेंगे और बटा में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिएगा यानी अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो इसका वैल्यू होता है c/a। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चंस पे। आपका क्वेश्चन ये है तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस b/a यानी माइनस ऑफ माइनस 7 यानी कि 7 और a का वैल्यू कितना है, 5 है। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स आपका आया कितना बाबू, 7/5 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा c/a। c का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 2/5। अब देखिए यहां पे आपका निकालना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू, अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा बीटा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 7/5
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2/5, उसको ऊपर में ले जाइएगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2, 5 से 5 कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7/2। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 1000 रुपया की एक धनराशि, यानी मूलधन का वैल्यू कितना है 1000 रुपया है, पी का वैल्यू, धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है। यानी 1000 रुपया लगाया था, ठीक है, और यानी मूलधन का वैल्यू था 1000 और 3 साल के बाद आपका कितना हो जा रहा है 1331 हो जा रहा है। तो देखिए 3 साल की अगर बात करेगा यहां पे तो क्यूबिक रूट निकालते हैं यहां पे, ठीक है, क्यूब रूट निकालेंगे इसका। तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 1331 किसका क्यूब है तो कहिएगा कि 11 का क्यूब है। यानी 10 रुपया से 11 रुपया हो जा रहा है एक साल में। अगर यहाँ पे 2 साल की बात रहता तो यहाँ पे वर्गमूल निकालते, ठीक है, वर्गमूल निकालते दोनों का। लेकिन यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है तो क्यूबिक रूट निकालेंगे, यानी कि 10 से 11 हो जा रहा है। तो कितना रेट बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है कितना पे 10 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10%। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल और चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 4% प्रति वर्ष की दर पर मिश्रित किया जाता है। सरल कहने का मतलब यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो 4%, आर का वैल्यू 4% दिया हुआ है, मिश्रित किया जाता है। तो 2 साल का अंतर कितना है 10 रुपया है। 2 साल का अंतर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका 2 साल में 10 रुपया हो रहा है। तो निवेश कितना होगा, यानी पी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे बाबू, ठीक है। देखिए यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 4%, और टाइम आपका दिया हुआ है 2 साल, टाइम दिया हुआ है 2 साल। देखिए अगर पहला साल 4% लग रहा है तो दूसरा साल भी कितना लगेगा 4% लगेगा। यानी कि साधारण ब्याज आपका हो जाएगा, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए होंगे, साधारण ब्याज आपका पहला साल 4% और दूसरा साल भी 4%, यानी 8% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। और वही अगर सीआई की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की बात अगर करेंगे तो पहला साल तो 4% लगता ही है, दूसरा साल भी 4% लगता है, लेकिन दूसरा साल जो है पहले साल का जो 4% इंटरेस्ट था, देखिए पहला साल 4% लगेगा और दूसरा साल भी 4% लगेगा, लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट है दूसरा साल में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, यानी 4 का 4%, यानी 4 × 4/100 यहां पे लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 4 8, यानी 8.16%। आप लोग इतना नहीं सोचना चाहते तो डायरेक्ट आप लोग को पता होगा कि ऐसे भी निकालते हो आप लोग, ठीक है। देखिए 4% है ना, तो ए बी फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, बस समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 + 4 + 4 × 4/100, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 8.16%। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 8% आया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया बाबू 8.16 हो गया। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, CI माइनस SI का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 0.16%, और 0.16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 साल का अंतर दिया हुआ है 10 रुपया, इतना का वैल्यू 10 रुपया। तो पूछ रहा है कि निवेश कितना होगा, तो निवेश 100%, तो यहां से फिर 100% का वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। 0.16% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया कि 10 बाई, देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 10,000 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625 आएगा, ठीक है। तो 625 और एक 10 है यहाँ पे तो 0 है, यानी 6250 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि 100 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका सॉल्व करके आंसर बताइएगा। देखिए कह रहा है कि पी का वैल्यू कितना है, 100 रुपया है और 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज आर का वैल्यू कितना लग रहा है बाबू, परसेंटेज आर का वैल्यू आपका है 10%। और कह रहा है कि दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, और टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम आपको होगा कि 2 साल दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर एसआई की बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे, तो पहले साल अगर 10% लग रहा है तो दूसरे साल भी कितना लगेगा, 10%, यानी कि एसआई आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, एसआई तो सिंपल सा चीज है कि एसआई जो है अगर पहला साल 10% लग रहा है तो दूसरे साल भी 10% लगेगा, तीसरे साल की अगर बात करेंगे तो भी 10% लगेगा, यानी कि साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर लगता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात कीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा, 10% के हिसाब से आप ए बी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आई बी फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो कितना होगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 10 और 10 20 और यहाँ पे 0 0 कटेगा, यानी 21%। ठीक है, तो आपका दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बाबू, आपका हो गया कि दोनों का डिफरेंस हो गया CI माइनस SI। ठीक है, CI माइनस SI का डिफरेंस हो गया 1%। तो यह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, तो 1% का अंतर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रुपया में आंसर है, तो किसका 1%, 100 रुपया का 1%, चूंकि 100 रुपया क्या है, मूलधन है, तो 100 रुपया का 1% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 10 साल में अगर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो 10 साल के बाद क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, यानी 3 रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद यह धनराशि 9 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका सबसे आसान ट्रिक बनाने का मेथड ये होता है, देखिए कितना गुनी, 10 साल में। देखिए 10 साल में आपका क्या हो रहा है बाबू, 10 साल में 3 गुना हो रहा है, क्लियर है। तो कह रहा है कि कितने साल में धनराशि 9 गुनी हो जाएगी। तो 9 गुनी को आप कितना लिखिएगा, 3 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 का स्क्वायर। 9 को आप क्या लिखिएगा, 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से। ठीक है, 10 × 2। ठीक है, 10 × 2 कर दीजिएगा, यानी कि 20 साल आपका आंसर होगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैंने आप एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 साल में 3 गुना हो जा रहा है, 10 साल में आपका 3 गुना हो जा रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने साल के बाद 9 गुनी हो जाएगी। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो जो स्क्वायर में जो संख्या है, ठीक है, यानी कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 20 साल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, इसलिए सारे क्वेश्चंस को डाले हैं और हर तरह का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी है, मॉडरेट क्वेश्चन भी है और हार्ड क्वेश्चंस भी देंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का जो मूल्य है 30% की वृद्धि हो जा रही है। 30% का वृद्धि मतलब पहले 100 रुपया मूल्य था तो अब 30% ज्यादा यानी 130 रुपया हो जा रहा है। तो सिंपल सा चीज है कि अब जो मान लीजिए कि कोई सीता को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो चीनी का जब मूल्य बढ़ गया तो कोई जो उपयोग कर रही है सीता, तो चीनी का क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जितना खरीदती थी जितना में उतना ही वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो कह रही है कितना इन्वेस्ट कम करना होगा। ठीक है, देखिए 30% का वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी शायद बताए थे। 30% का वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 30/100 होगा। तो 30/100 यानी कि 30/10, यानी पहले अगर कीमत चीनी का 10 रुपया था तो 3 रुपया क्या हो रहा है बाबू, ज्यादा हो जा रहा है, यानी 10 से
3 ज्यादा यानी कि 3 हो जा रहा है। ये आपका कॉस्ट है। पहले आपका कॉस्ट 10 रुपया था तो 3 रुपया ज्यादा यानी कि 13 रुपया हो जा रहा है। तो अब आपको कह रहे हो कि खपत जो है, पैसा खर्चा पहले जितना था होता था उतना ही अब भी खर्चा करना है। तो खपत क्या करना पड़ेगा, खपत जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा कर देते हैं। यानी कि पहले 13 यूनिट खपत होता था तो अब कितना खपत करना पड़ेगा, 10 ही यूनिट चीनी का जो है क्वांटिटी खपत करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो आप देखिए कितने कम हो रहा है यहाँ पे। पहले 13 खपत होता था तो अब 10 खपत हो रहा है। तो कितना खपत कम हो रहा है, 3 खपत हो रहा है कम। कितना में, 13 में। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 300/13 आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 23 मिनट में कटेगा। ये 23 से सही 1/13%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए मैंने बताया कि 30% की वृद्धि हो जा रही है। 30% का वैल्यू कितना होता है, 3/10 होता है। यानी कॉस्ट जो पहले 10 रुपया था तो 3 रुपया ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 10 से 13 हो जा रही है। तो खपत क्या करना पड़ेगा, खपत को जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं। यानी पहले खपत 13 यूनिट होती थी तो अब खपत कितना यूनिट होगा, 10 यूनिट होगा। तो कितना कम हुआ, 3 यूनिट खपत कम हुआ। कितना पे, 13 पे। तो 3/13 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से आपका आंसर आया कितना, 23 सही 1/13%। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी स्वर्ण और कॉपर धातु में क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में है। ठीक है, सोना और कॉपर। ठीक है, तो अनुपात कितना है बाबू, ये गोल्ड है 7 अनुपात में और ये 2 अनुपात में। पहले वाले मान लीजिए कि ए में, ठीक है, 7 के अनुपात में सोना है और कॉपर कितना है, 2 के अनुपात में है। और दूसरे वाले में मतलब बी में 7:11 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि दोनों को मिला दे रहा है। ठीक है, दोनों को मिला दे रहा है तो मिश्र समान मात्रा में तीसरे मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो सी में सोना और कॉपर का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी 2 क्वांटिटी को मिलाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज जानते होंगे इसमें, पहले दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी जब भी मिलाएंगे तो सेम क्वांटिटी मिलाएंगे। 7 और 2 9 और यहां पे 7 और 11 जोड़िएगा तो 18। तो पहले तो दोनों को बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो है रेशियो में है, तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 कितना हो जाएगा, ये 21 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 4 और 11, ठीक है 15। यानी जो सी बना तो सी में गोल्ड कितना है, 21:15 के अनुपात में है। लेकिन अनुपात ये नहीं हुआ। ठीक है, अनुपात अभी कटेगा, 3 से कटेगा तो 17 21 और ये 25 15। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7:5। जो सी बना उसमें कितना है, गोल्ड आपका है 7 के अनुपात में और कॉपर जो है कितना के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। बस इसमें दिमाग ये लगाना है कि दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक नहीं दिया रहेगा कि 1:2 के, अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये ए जो है 1 अनुपात में मिलाना है और बी को 2 अनुपात में मिलाना है, तो जब तक ये नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर पहले करेंगे। तो ये 18 था तो इसको 18 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपका जो अनुपात है कितना है बाबू, 7:5, इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 30 लीटर के घोल, देखिए 30 लीटर है घोल में 5% नमक है और इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल नमक की मात्रा 3% हो जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम मिक्सर एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है ना, देखिए आपको इसके पहले भी क्वेश्चंस को बताया है। ये पहले जो था 30 लीटर था, 30 लीटर में क्या है, नमक है और पानी है। तो बाद में क्या मिला रहा है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। तो मान लेते हैं कि हम x लीटर पानी मिला रहे हैं, पहले 30 लीटर था तो अब कितना हो जाएगा, 30 + x हो जाएगा, क्योंकि हमने x लीटर पानी मिलाया है। तो अब बताइए
कि 30 लीटर में पानी हम मिला रहे हैं, तो पहले जितना नमक का मात्रा था बाद में भी उतना ही नमक का मात्रा रहेगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, नमक बराबर नमक कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जितना नमक का मात्रा था बाद में भी उतना ही नमक का मात्रा रहेगा। तो पहले आपका नमक का मात्रा कितना था, 30 का 5% नमक है, तो 30 का 5%, 5/100, ये बराबर कर देंगे 30 + x हो गया अब लीटर, और बाद में कितना नमक हो जा रहा है, 3%, तो इसका 3%, यानी पहले जितना नमक था नमक का मात्रा बाद में भी उतना ही नमक का मात्रा रहेगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 100 से 100 आप काट दीजिए, 15 150 = 90 + 3x। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60, 150 में से 90 घटेगा तो 60 हो जाएगा, = 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5%, मतलब पहले दवाई में 1.5% अल्कोहल है और दूसरे में क्या है, 2.5% अल्कोहल है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 3.5% हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अल्कोहल में एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो 1.5 यहां पे लिखेंगे, पहले वाले में था, और दूसरे वाले में कितना है, 2.5%। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर बनेगा आपका उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, तो 3.5% हो जाए। तो बीच में हम 3.5 लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखेंगे और इस दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखेंगे। तो 3.5 और 2.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू, आप कहोगे कि 1 होगा, और 3.5 और 1.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, यानी कि दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाना होगा। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। इसको नोट कीजिए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक कक्षा में 60% जो है बच्चों को गणित पसंद है, 60% स्टूडेंट को मैथ पसंद है, और 45% को क्या है, साइंस पसंद है, विज्ञान पसंद है, और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। कम से कम एक विषय पसंद है कहने का मतलब कि उसको, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे मैथ लिखिए और यहाँ पे साइंस लिखिए। अब इसके बाद देखिए दोनों में जो बीच में कॉमन रहता है पहले उसको लेके चलते हैं। जैसे विज्ञान और गणित दोनों को कितना परसेंट पसंद है, 25% स्टूडेंट को जो है दोनों पसंद है। तो 25% यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 25% जो है ये बीच में दोनों में कॉमन है, मतलब मैथ में भी इंटरेस्ट है और उसको विज्ञान में भी है। ठीक है, तो 25% हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि 60% बच्चों को गणित पसंद है। तो 60% बच्चों को गणित पसंद है, 25% तो ऐसा स्टूडेंट है जिसको गणित के अलावा विज्ञान भी पसंद है। तो सिर्फ और सिर्फ गणित कितने को पसंद है, तो आप कहोगे कि 60 में से आप 25 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 35%। उसी तरह से कह रहा है कि 45% को सिर्फ विज्ञान, 45% को विज्ञान पसंद है। तो 45% को विज्ञान पसंद है, जिसमें 25% ऐसा स्टूडेंट है जिसको विज्ञान के अलावा मैथ भी पसंद है। तो 25% तो यहाँ पे हो गया, तो बाकी कितना बचा, 45 में से 25 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो एक विषय 35 + 25 + 20 ऐड कर दीजिए, तो 30 × 2 = 50, 60, 70, 80% ऐसे स्टूडेंट है जिसको कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। तो देखिए 35% को तो सिर्फ और सिर्फ मैथ पसंद है, और 20% को सिर्फ और सिर्फ साइंस पसंद है, और 25% को मैथ के अलावा साइंस भी पसंद है। तो कम से कम एक पूछ रहा है तो ये भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 80%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग।
देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखिए एक कह रहा है कि रेल भाड़ा में 25% वृद्धि करे, मतलब आपका जो किराया था 25% इंक्रीज कर रहा है और 20% यात्रियों की संख्या का ह्रास हो रहा है, मतलब गिरावट हो रहा है, तो कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि ए बी फॉर्मूला से बनाते हैं। तो ए बी फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 25% वृद्धि है तो प्लस 25 लिखेंगे, और बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, 20% यात्रियों की संख्या के ह्रास हो रहा है तो माइनस 20 लिखेंगे, मतलब ह्रास मतलब गिरावट हो रहा है तो माइनस 20 लिखेंगे, और ए की जगह पे 25 रख देंगे और बी की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस 20 रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 20 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 20 और बाई 100। तो यहां से आप काटिएगा, देखिए तो 20 पाँचे 100 और 50 25, 5 मर्त में कटेगा, और 25 में से 20 घटा तो 5 और माइनस 5 यानी कि 0। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कह रहा है कि 25% अभी रेल भाड़ा में इंक्रीज करेंगे और यात्रियों की संख्या में 20% का ह्रास हो रहा है, गिरावट हो रहा है, तो आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 0% इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा। पहले जितना किराया जितना इनकम हो रहा था, पहले जितना आय हो रहा था, बाद में भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे रेशियो से भी ऐसे बनाते होंगे, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए 25% को आप लिखोगे, 25% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना होगा, 25/100, यानी आप कहोगे कि 1/4। और देखिए वृद्धि हो रहा है, यानी पहले 4 था तो 1 बढ़ जा रहा है, यानी 4 से कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ के हो जाएगा 5। इसके बाद यात्रियों की संख्या में 20% की गिरावट हो रही है। आप कहोगे 20% का वैल्यू होता है सर 1/5। गिरावट का मतलब पहले 5 था तो 1 कम यानी कि 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। मैंने बताया था कि इधर का इधर मल्टीप्लाई और इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले ये तो 4 4 कट जा रहा है, 5 5 कट जा रहा है, यानी पहले एक इनकम था तो बाद में भी इतना ही एक इनकम है, तो क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी कामगार का वेतन पहले 30% बढ़ा दिया गया और उसके बाद 30% की कमी कर दी जाए तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप ए बी फॉर्मूला से बना सकते हो, लेकिन जब भी एक बार इंक्रीज होगा और दोबारा डिक्रीज होगा उतना ही परसेंट, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा डायरेक्ट कि हमेशा डिक्रीज होता है कितना, x²/100। x का वैल्यू कितना रखेंगे, x का वैल्यू आप रखिएगा 30। क्लियर है, तो यहां पे x का वैल्यू 30 रखिएगा। तो कह रहा है कि उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन होता है हमेशा डिक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज होगा कितना, x²/100, यानी कि 30 × 30 और बाई 100 करेंगे तो यानी कि 9% क्या होगा, कमी होगा, 9% कमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए राजन की तनख्वाह जो है 10% कम हो गई, राजन की तनख्वाह है 10% कम हो गई, उसकी तनख्वाह को वापस उसी मूल्य राशि में लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितना प्रतिशत उठाना होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो इसको बिना बनाए आप हल कर सकते हैं। देखिए 10% का वैल्यू होता है, आप कहोगे कि 10% का वैल्यू होता है 1/10, कितना परसेंट उठाना होगा, इंक्रीज पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी इंक्रीज होगा, देखिए 1/10 है, देखिए 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, तो 10% का वैल्यू हो गया 1/10। और जब भी इंक्रीज की बात करेगा तो आप बताइए कि 1/10 और 1/9 में कौन बड़ा है, 1/9 बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9, यानी इसका आंसर 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बाबू। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे या आपको डायरेक्ट याद होगा 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 से ही 1/9%। ठीक है, एक ऊपर चले जाएंगे, अगर कहता है कितना डिक्रीज वाला क्वेश्चन रहता तो ये आंसर होता है 1/11, यानी 9 से ही 1/11%। ऐसे इसका मेथड आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग 10% का वैल्यू होता है 10/100 यानी 1/10, यानी पहले इसका तनख्वाह 10 था
तो एक कम हो जा रहा है, एक कम हो रहा है यानी 9 हो जा रहा है। तो पहले जितना मूल्य लाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, एक इंक्रीज करना पड़ेगा। 9 से 10 लाने के लिए एक इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना में, 9 में, तो 1/9। और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। सेम देखिए बाबू, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। कह रहा है कि राम का जो है श्याम के आय से 20% कम है, तो आप कहोगे कि 20% का वैल्यू होता है 20/100 यानी कि 1/5। यानी श्याम की आय अगर 5 है तो राम की आय 1 कम है यानी कि 4 है। ये श्याम की इनकम है और ये राम की इनकम है। तो कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितना में, 4 में। और परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 10,648 है। नगर की जनसंख्या 10,648 है। यदि जनसंख्या में वृद्धि प्रति वर्ष 10% होती है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10। यानी कि पहले 10 था तो एक इंक्रीज हो रहा है यानी 11 हो रहा है। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11 और तीसरे साल भी कितना, 10 से 11। 3 साल की बात हो रही है। या तीनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1000 और 11 इंटू 11 इंटू 11 कीजिएगा तो कितना होता है, 1331। यानी 3 साल पहले नगर का जो जनसंख्या अगर 1000 था तो 3 साल के बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी। यदि नगर की जनसंख्या 3 साल के बाद 10,648 है, आप यहाँ पे कह रहे हो कि 1331 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,648 है। यानी इतना का वैल्यू, इतना कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 से शायद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका उतना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल पहले कितना था, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, 8000। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि यदि किसी कमीज के 10% लाभ और 15% लाभ के विक्रय मूल्य पर 10 रुपया का अंतर है। अगर किसी कमीज को 10% लाभ पे न बेच करके 15% लाभ पे बेचा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया का खरीदा हुआ था और 10% लाभ पे बेचेगा यानी 110 में बेचेगा, 110 पे न बेच करके 15% लाभ यानी 115 में बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, 10 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया बाबू, 5%। और 5% डिफरेंस के कारण विक्रय मूल्य में कितना का अंतर हो रहा है, 10 रुपया का अंतर हो रहा है। तो 5% का वैल्यू 10 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 10/5 इंटू 100 यानी कि 200 रुपया इसका आंसर होगा, 200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इजकल टू 2, तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कितना, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी ट्रिगोनोमेट्री में आप सोल्व करते हो तो सीधे देखो कि इसका वैल्यू कितना, अल्फा का और बीटा का वैल्यू क्या रखे। ठीक है, अल्फा का और बीटा का वैल्यू क्या रखे कि इसका वैल्यू sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। तो आप कहोगे कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 90 रख दीजिए। ठीक है, तो 90 रख दोगे तो sin 90 का वैल्यू होता है 1,
ठीक है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 90, ठीक है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा है, यानी 90 प्लस 90/2 करेंगे, यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कॉस 90 होता है आपका 0, ठीक है, कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, इसको नोट कीजिएगा आप लोग जल्दी से। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है √3 प्लस √2। तो पूछ रहा है कि x² प्लस 1/2